ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राजनेता और कवयित्री सरोजिनी नायडू की जयंती पर विशेष रूपक भारत कोकिला। आलेख अशोक अग्रोही, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। किसी भी देश की स्वतंत्रता का इतिहास उसके शहीदों के गर्म खून की लाल स्याही से लिखा जाता है। हमारी स्वतंत्रता की कहानी भी देश के अमर सेनानियों के सतत संघर्ष की कहानी है। हिंदुस्तान के इतिहास का वो सबसे अहम हिस्सा था जब एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का दबाव बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ जनता की बेचैनी, उधर गुलामी की बेड़ियों का वजन बढ़ रहा था तो इधर इन्हें तोड़ने की प्रबल इच्छा। स्वतंत्रता के इस आंदोलन ने सभी के दिलों में देशभक्ति की ज्योति जला दी थी। सबके दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वाला धधक रही थी। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, ग्रामीण, शहरी, छोटे बड़े सभी मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने को आतुर थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! विद्रोह के इन्हीं उग्र स्वरों के बीच अचानक एक ऐसी देवी का अवतरण हुआ जिसके एक हाथ में विद्रोह पताका थी तो दूसरे में कविता की लेखनी, जिसके दिल में मातृत्व हिलोरे ले रहा था तो वाणी में थी दुश्मन के लिए एक ललकार, जिसके सीने में धधकती ज्वाला थी तो होठों पर थे मधुर गीत। इस देवी का नाम था सरोजिनी नायडू। वही सरोजिनी नायडू जिसे हम सब प्यार से भारत कोकिला पुकारते हैं। वही सरोजिनी नायडू जिसे हिंदुस्तान की बुलबुल कहा जाता है। वही सरोजिनी नायडू जिसे सारा संसार नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। सिक्किम के पूर्व राज्यपाल और दार्शनिक विचारक वाल्मीकि प्रसाद सिंह जब सरोजिनी नायडू को इतिहास के आईने में देखते हैं तो वो उनके व्यक्तित्व को अनुपम पाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई कवि या कोई लेखक भारतवर्ष के फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास लिखेगा और उसमें अगर वो प्रतिभा है जो तुलसीदास में थी तो उसमें सरोजिनी नायडू के बारे में जो कहा जाएगा, लिखा जाएगा, वो सब लोग पढ़ेंगे और उससे प्रेरित होंगे। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता अघोर नाथ एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। वो निजाम कॉलेज के संस्थापक और रसायन विज्ञानी थे। सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व पर घर के संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी चर्चा करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की प्रोफेसर नीरजा सिंह कहती हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके पिताजी पहले भारतीय डॉक्टर ऑफ साइंसेस थे और इनका झुकाव ब्रह्मो समाज की तरफ था। यही बैकग्राउंड था जिसने कि सरोजिनी नायडू को अपने वातावरण के जो भी इश्यूज थे उसकी तरफ उनको सेंसिटिव बनाया। सरोजिनी के पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री अंग्रेजी और गणित में निपुण हो और बड़ी होकर वैज्ञानिक बने। सरोजिनी की माता वरदा सुंदरी कविता लिखती थीं। वो चाहती थीं कि उनकी पुत्री कवयित्री बने। दोनों में इस बात को लेकर अक्सर बहस हो जाया करती थी। सरोजिनी की माँ, सरोजिनी की माँ। हाँ। अरे कहाँ हो, सुनो तो सही। क्या बात है? ऐसा क्या मिल गया जो घर सर पर उठा रखा है? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ऐसा क्या हो गया, कुछ पता भी तो चले। ये देखो। हाँ। सरोजिनी का परीक्षा परिणाम आया है। हाँ? वो गणित और विज्ञान में प्रथम आई है।
मेरा बड़ा मन था कि वो विज्ञान में आगे बढ़े। मैं तो उसे अब गणितज्ञ या वैज्ञानिक ही बनाऊंगा। आप भी कमाल करते हैं। आपने भाषा में उसके अंक देखे? उसमें कवयित्री बनने के सारे गुण हैं। वो आगे चलकर कवयित्री ही बनेगी और इस दुनिया में देश का नाम रोशन करेगी। बाबा, कहाँ हो आप लोग? मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल रहा है, यहीं रखा था। सरोजनी, ये रहा मेरे पास। गणित और विज्ञान में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर वैज्ञानिक बनो। नहीं, मेरी बेटी कवयित्री बनेगी। अरे ओहो, आप लोग मुझसे भी तो पूछिए, मैं क्या बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? बाबा, मैंने माना मेरे गणित में अच्छे अंक आए हैं, लेकिन कविताएं लिखने में जो मुझे आनंद मिलता है वो दुनिया के किसी काम में नहीं। सरोजनी को गणित के सवालों में मन लगाने की बजाय कविता या लेख लिखना ज्यादा अच्छा लगता था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपनी गणित की कॉपी में ही कविता लिख डाली। O young through all thy immemorial years, rise, mother, rise, regenerate from thy gloom, and like a bride high mated with the spheres, beget new glories from thine ageless womb. सरोजनी के बाबा, सुनते हो जी? जी कहाँ हो? अरे आ रहा हूँ। क्या बात है जी, आज बहुत खुश हो? खुश क्यों ना हो? देखिए, सरोजनी ने कितनी अच्छी कविता लिखी है। मैं तो पहले ही कहती थी कि मेरी बेटी बड़ी होकर काव्य क्षेत्र में नाम रोशन करेगी। अच्छा, देखें जरा क्या लिखा है। अरे वाह, कविता तो बहुत अच्छी लिखी है। हाँ। आगे देखो जरा। अरे, ये तो उसकी गणित की कॉपी है। ये लड़की क्या करती है? गणित की कॉपी में कविता लिख डाली। अम्मा, कहाँ हो? हाँ, यही हूँ। बोलो, क्या बात है? सरोजिनी, ये तुम क्या करती हो? गणित की कॉपी में कविता लिखती हो? अरे बाबा, आप तो जानते ही हैं ना, गणित के सवाल कितने मुश्किल होते हैं। क्या बताऊं, गणित का एक सवाल हल करते करते मन न जाने कब कल्पनाओं में खो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कविता मैंने कब लिख दी। बाबा, मेरा मानना है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता हो। सरोजिनी ने समझ लिया था कि उन्हें अब गणित में नहीं बल्कि कविता में ध्यान लगाना है। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि वो अब अंग्रेजी में ही आगे बढ़कर दिखाएंगी। इसके बाद तो वो कुछ ही दिनों में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने और लिखने लगी। छोटी सी उम्र में ही सरोजनी ने 1300 पदों की झील की रानी नामक लंबी कविता और 2000 पंक्तियों का एक विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया। अघोरनाथ सरोजनी की अंग्रेजी कविताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एस चट्टोपाध्याय कृत पोएम्स के नाम से सन 1903 में एक छोटा सा कविता संग्रह प्रकाशित किया। साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी इसे सरोजिनी के काव्य सृजन का प्रथम सोपान मानते हैं। 13 वर्ष की उम्र में झील की रानी नामक कविता लिखकर सबको प्रभावित कर दिया था। अपनी मातृभूमि को संबोधित करते हुए उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं। श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण, हो चुका जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। 12 साल की छोटी सी उम्र में सरोजिनी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में और उसके बाद कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। वो 1898 में स्वदेश लौट आईं। सरोजिनी नायडू ने भय कभी नहीं जाना था और न ही कभी निराशा उनके समीप आई थी। वो साहस और निर्भीकता की प्रतीक थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की प्रोफेसर नीरजा सिंह कहती हैं, उस समय पानी के जहाज से जाना था, अकेली महिला और
बिल्कुल विदेशी माहौल, वहाँ जाके रहना, पढ़ाई करना, और पढ़ाई नहीं उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना एक बहुत ही गरिमामय बात है, और जो ये दर्शाता है कि अपनी शक्ति को आप पहचानिए और उस शक्ति को आप अगर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आप समाज, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लैंड से लौटने के बाद सरोजिनी फौजी डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से विवाह करना चाहती थीं। रास्ते में कई बाधाएं थीं, किंतु क्रांतिकारी सरोजिनी के सामने किसी की ना चली और सरोजिनी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो न उनकी जाति का था और न उनके प्रांत का। इनकी 4 संतानें हुई। हैदराबाद के इनके घर में हंसी खुशी का माहौल छाया रहता था। ऐसे ही कुछ पलों में लिखी गई उनकी एक बाल कविता को याद करते हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर श्याम सिंह शशि। पंख होते अगर तितली जैसे, पंख होते अगर तितली जैसे, दूर गगन में उड़ जाती मैं, हर उपवन में उड़कर जाती, फूलों का रस ले जाती मैं, मम्मा पापा की मैं प्यारी, तितली से भी प्यारी हूँ, राजकुमारी से भी बढ़कर उनकी राजदुलारी हूँ। सरोजिनी नायडू हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर देती थीं। सिक्किम के पूर्व राज्यपाल वाल्मीकि प्रसाद सिंह उन्हें सच्ची, धर्मनिरपेक्ष और भारतीय नारी की आकांक्षाओं की प्रतीक मानते हैं। भारत के इतिहास में सरोजिनी नायडू जैसा कोई व्यक्तित्व सामने नजर नहीं आता। वो सही रूप में नाइटिंगेल थी, जिसके पिता प्रोफेसर और हैदराबाद में थे। उनकी माँ पोइटस की तरह थी और बाहर इस्लामिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो रहा था और घर में हिंदू संस्कृति का था। जो एक ब्राह्मण बंगाल की फैमिली का है वो था। तो सरोजिनी जी ने इन दोनों धाराओं को लगता है जैसे पान कर लिया। सरोजिनी नायडू ने 1902 में कोलकाता में अत्यंत ओजस्वी भाषण दिया, जिससे गोपाल कृष्ण गोखले बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके कई वर्ष बाद सरोजिनी नायडू सन 1914 में लंदन में गांधी जी से मिली। सरोजिनी नायडू की गांधी जी से पहली मुलाकात बहुत रोचक रही। एक तरफ तो गांधी जी का विनोदी स्वभाव और दूसरी तरफ चुलबुली सरोजिनी। गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली के अशोक कुमार इसे इतिहास की अनूठी घटनाओं में एक मानते हैं। केंसिंगटन नामक इलाके में एक किसी मकान में वो ऊपर खोजते खोजते पहुंची, तो कमरे में जब पहुंची तो देखा कि गांधी जमीन पर बैठे मूंगफली और बिस्किट वगैरह खा रहे। तो गांधी को देख करके उनको काफ़ी हंसी आ गई। वो पूरा दृश्य देख करके तो ज़ोर से हंस पड़ी। तो गांधी ने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर ये मिसेस नायडू ही होगी। मिसेस नायडू हो तुम ना? हाँ हाँ हाँ, आओ आओ नाश्ता करो मेरे साथ। उम्र का तो फासला था, लेकिन एक तरह का गुरु शिष्य संबंध भी था और एक तरह की दोस्ती भी थी। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजिनी नायडू का ज्यादातर समय राजनीतिक कार्यों में बीतने लगा। साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी मानते हैं कि सरोजिनी के बहुआयामी ओजस्वी व्यक्तित्व ने देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम किया। भारत कोकिला नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू भारतीय स्वाधीनता आंदोलनों के दिनों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय नारियों में राष्ट्रवाद का स्वर जगाने, समाज कल्याण के बारे में पाठ पढ़ाने और स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए सतत कार्य करती रहीं। अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति समर्पित सरोजिनी ने अपनी एक कविता में लिखा था, माँ, मेरी माँ, क्यों तुम अभी तक सोई हुई हो? उठो और अपनी संतानों को उत्तर दो। कुछ ही समय में सरोजिनी नायडू एक राष्ट्रीय नेता बन गईं। सन 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गईं। किसी भारतीय महिला को यह सम्मान पहली बार मिला था। सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा था, अपने विशिष्ट सेवकों में मुझे मुख्य स्थान के लिए चुनकर आप लोगों ने कोई नई मिसाल नहीं रखी है। आप तो केवल एक पुरानी परंपरा की ओर ही लौटे हैं। आपने भारतीय नारी को फिर से उसके उस स्थान पर लाकर खड़ा किया है जहां वो पहले कभी थी।
भारतीय नारी कभी भी कृपा की पात्र नहीं थी। वो सदैव से समानता की अधिकारी रही है। महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू की शक्ति और क्षमताओं को पहचानते थे। इसलिए सन 1930 में गुजरात के धरासणा में उन्होंने नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू को महिलाओं का नेतृत्व करने को कहा। महात्मा गांधी की जय, मुक्तिदाता की जय हो, मुक्तिदाता की जय हो, मुक्तिदाता की जय हो। अरे सरोजिनी, भारत कोकिला तुम। बापू, भला हम स्त्रियां कैसे पीछे रह सकती हैं? मुक्तिदाता की जय। सरोजिनी, हजारों स्त्रियों को नमक कानून तोड़ने के लिए तैयार करना भला तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है? बापू, पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी तो देश की आजादी में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों का इस डांडी यात्रा में शामिल होना ये उम्मीद नहीं थी। भारत देश के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ की स्त्रियां भी देश की आजादी के संघर्ष में पूरा सहयोग दे रही हैं। बापू, जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तार होने के बाद सरोजिनी ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, बहनों, बापू को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या हुआ कि वो जेल चले गए? अब देश का गौरव और आत्मसम्मान आप सबके हाथ में है। हम शांति से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम पर चाहे लाठियों की कितनी भी मार पड़े, लेकिन हमें हाथ नहीं उठाना है। शांति से विरोध प्रदर्शन जारी रखना है। इसी में आंदोलन की सफलता है। मुक्तिदाता की जय हो, मुक्तिदाता की जय हो, मुक्तिदाता। इस तरह सरोजिनी जब तक स्वयं गिरफ्तार न हो गई तब तक आंदोलन का संचालन करती रही। सरोजिनी नायडू को गद्य और पद्य दोनों लेखन में कुशलता प्राप्त थी। वो लगभग 20 वर्षों तक कविताएं और लेखन कार्य करती रहीं। सन 1905 में प्रकाशित सरोजिनी के प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड को बहुत उत्साह से पढ़ा गया। इंग्लैंड के बड़े बड़े अखबारों लंदन टाइम्स और द मैनचेस्टर गार्डियन में इस कविता संग्रह की खुलकर प्रशंसा हुई। द गोल्डन थ्रेशोल्ड के बाद बर्ड ऑफ टाइम नामक संग्रह सन 1912 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा था, समय के पंछी का उड़ने को है सीमित विस्तार, पर लो पंछी तो ये उड़ चला। इसके बाद सन 1917 में उनका तीसरा कविता संग्रह द ब्रोकन विंग निकला। उसमें उन्होंने लिखा, ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुँचूं नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। सन 1937 में कई वर्षों के अंतराल के बाद सरोजिनी नायडू का आखिरी कविता संग्रह द सेप्टर्ड फ्लूट सामने आया। इस समय तक वो देश की राजनीति में रच बस चुकी थीं। राजनीतिक तनावों में ये कविता संग्रह हवा के ताजा झोंके की तरह एक लहर बनकर सबके सामने आया। लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते, मनुष्य सब हैं बंधु हमारे, जग सारा हमारा। उनकी कविताओं ने आधुनिक भारतीय साहित्य पर अपनी विशिष्ट छाप अंकित की है। सरोजिनी नायडू से प्रभावित पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर श्याम सिंह शशि। एक कविता उनकी एक्सटेसी है, उसका अनुवाद मैंने अनुभूति किया है। मेरे प्रणय, बंद कर लो मेरी आंखें, बंद कर लो मेरी आंखें, मेरी आंखें जो भरी हो परमानंद से, जैसे कोई प्रकाश हो, मर्म स्पर्शी और मजबूत। ओ चुम्बन से मृदुल मेरे मौन अधर, मेरे अधर जो थक गए हैं गीत गाते, मेरे प्यार बचा लो मेरी आत्मा को, जो बोझिल हो गई है किसी दर्द से, प्यार के भार से। जैसे किसी पुष्प का सौंदर्य अभिभूत हो गया हो वर्षा में,
मेरे प्रिय, आवृत कर लो मेरी आत्मा मुखार विंद से अपने। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजिनी नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें संविधान सभा में मार्गदर्शन के लिए बुलाया गया। 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संविधान का सार सभी के सामने रखा। I am hoping and I believe I am right in hoping of many millions will realize that their interests are as safe as the interests of more privileged people. I hope those that call themselves the original masters of the land, the tribal people, will realize that there is no distinction of caste, creed, ancient or modern status in this constituted assembly. I hope the smallest minority in this country, whether represented or unrepresented politically, or I don't know what other things are by which they can be represented, I hope they will all realize that they have a jealous, stern, loving guardian of their interests who will not permit the most powerful of the land to infringe by hairbreadth upon what is a birthright of equity and equal opportunity in this country. इस धरती के असली मालिक हमारे जनजाति लोग महसूस करेंगे कि हमारी संविधान सभा में छोटे बड़े या धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। देश में राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक या अब तक किसी रूप से कम संख्या वाले लोगों के बारे में मेरा विश्वास है कि वो जल्द ही महसूस करेंगे कि उनके हितों की रक्षा करने वाला एक सतर्क, जागरूक संरक्षक उनके ऊपर है, जो देश में उनके समानता और समान अवसरों के जन्मजात अधिकारों की रक्षा करेगा और इनका बाल भी बांका नहीं होने देगा। भारत का संविधान सभी की आजादी और उम्मीदों का संविधान है, चाहे वो कोई राजकुमार हो या कोई मजदूर किसान। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल होने के बाद भी उनका व्यवहार सदा अनौपचारिक ही रहा। सिक्किम के पूर्व राज्यपाल वाल्मीकि प्रसाद सिंह उनके त्याग और मानवीय मूल्यों को याद करते हुए कहते हैं, जब वो राज्यपाल बनी बीमार खुद रहती थी और इतनी अच्छी थी, अगर उनको लगता था कि रेलवे स्टेशन पर किसी को रिसीव करने चले जाएं या किसी के घर चले जाएं या किसी को चिट्ठी लिख दे, उसको अच्छा लगेगा तो करती थी। 30 जनवरी सन 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश भर में उदासी छा गई। उस समय सरोजिनी नायडू ने कहा था, व्यक्तिगत दुख मनाने का समय अब बीत चुका है। अब समय आ गया है कि हमें सीना तान कर ये कहना है कि महात्मा गांधी का विरोध करने वालों की चुनौती हम स्वीकार करेंगे। सरोजिनी नायडू गांधी जी का कितना सम्मान करती थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार किसी ने जब उन्हें महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोलने को कहा तो उन्होंने कहा था, सबसे कठिन बात है तो वो है गांधी जी के बारे में कुछ कहना। मुझे देशभक्त महात्मा गांधी, राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी या विश्व की महान हस्ती के बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे तो उस महात्मा गांधी के बारे में कहना है जिसे दुनिया के करोड़ों लोग प्यार करते हैं। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे महान व्यक्ति हैं। वे करोड़ों भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं और उपलब्धियों के प्रतीक हैं। सरोजिनी नायडू शब्दों की जादूगर थीं। उन्होंने अपनी माता से बांग्ला और हैदराबाद के परिवेश से तेलुगु में प्रवीणता प्राप्त की थी। वो जरूरत के अनुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थीं। हालांकि आम सभाओं में वो ज्यादातर अंग्रेजी में बोलती थीं। I am speaking not in Hindi, but in English of set purpose, because I want my words of commendation to reach the whole world and not merely northern India. वो उर्दू शायरी की भी शौकीन थीं। एक बार एक समारोह में कश्मीर के एक शायर का शेर उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में पढ़ा कि सब वाह वाह कर उठे। It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, "Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak."
प्रोफेसर नीरजा सिंह सरोजिनी नायडू को एक महान महिला होने के साथ साथ एक सहज घरेलू भारतीय महिला भी मानती हैं। उनका कहना है कि आज की कामकाजी महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने हर बच्चे के पैदाइश पे उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, बड़े स्नेह के साथ उनका लालन पालन किया और साथ साथ ही अपना जो कार्य क्षेत्र था उसको पूरा 100% इन्होंने दिया। और वो कांजीवरम साड़ियों की शौकीन थी, वो अच्छे संगीत की शौकीन थी, एम एस सुब्बलक्ष्मी को बहुत पसंद करती थी। I commend Subbulakshmi of the South to the people of the North. She is presenting the Hindi version of her Tamil film, Meera. Meera rightly belongs to the North, though she belongs indeed to the whole world. Every child in India has heard about Subbulakshmi, about the beauty of her voice, the magic of her personality, the gracious charity of her heart. But in the North, she is still to be known, to be loved, to be honored, to be cherished as one of the greatest artists in India. And I am sure that मुझे विश्वास है कि भगवान का पूर्ण वरदान प्राप्त इस मोहिनी गायिका की मोहिनी वाणी को जो भी सुनेगा वो मेरे ही समान मुग्ध हुए बिना न रह सकेगा। मैं जितनी देर सुब्बलक्ष्मी के गले से मीरा की वाणी सुनती रही, मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं मीरा ही सजीव और साकार हो उठी है। गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर श्याम सिंह शशि मानते हैं कि उनका जीवन न केवल उनके समय की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था, बल्कि आज की महिलाओं के लिए भी एक आदर्श है। जो नई जनरेशन है, अपने आप को बहुत आगे समझ रही हैं, उनके लिए एक आदर्श यही होगा कि हम इनसे सीखते रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में जाएं ही, ना जाइए, लेकिन एक अच्छे मानव बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छी भद्र महिला बनिए, एक वो महिला बनिए जिसको कि पूरा देश कहे वाह क्या बात। सरोजिनी नायडू की जब 2 मार्च 1949 को मृत्यु हुई तो उस समय वो राज्यपाल के पद पर थी, लेकिन उस दिन मृत्यु तो केवल देह की हुई थी। अपनी एक कविता में उन्होंने मृत्यु को कुछ देर के लिए ठहर जाने को कहा था। मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना है मृत्यु कभी तुम मुझ तक। सरोजिनी जैसे लोग देह भले त्याग दें, मगर वो लोगों के दिलों में धड़कनों की तरह बस जाते हैं। सरोजिनी एक सुगंध थी जो ख्याति बनकर इतिहास के पन्नों पर बिखर गईं। सरोजिनी एक ऐसी संगीत लहरी थी जो मौन होने के बाद भी दिग दिगंत में प्रतिध्वनित हो रही है। दुर्बल थे हमारे हाथ पर सेवा हमारी थी सुकोमल। अंधेरे में हमने देखा सपना तुम्हारी छटा के प्रभात का। चुपचाप हम कोशिश कर रहे थे कल के उल्लास के लिए, और सींचा था तुमने बीजों को अपने दुखों के कुओं से। हमने मेहनत की समृद्ध बनाने, तुम्हारे जागने के प्रफुल्ल क्षण में खत्म हुआ हमारा रत जगा। देखो निकल रहा दिन का उजाला। भारत कोकिला स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राजनेता और कवयित्री सरोजिनी नायडू की जयंती पर अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख अशोक अग्रोही, वाचन स्वर दीपा चतुर्वेदी और मनोज माइंडकर, प्रतिभागी स्वर अनुराग अरोड़ा और शारदा गुप्ता, प्रस्तुति सहायक उदय कुमार मन्ना और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।